हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 21। पाठ 21 के माध्यम से हम सीखेंगे निबंध लेखन। निबंध लेखन क्या होता है कि किसी विषय पर सुसंबद्ध रूप से लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। निबंध का कोई भी विषय हो सकता है। वस्तु, स्थान, घटना, यात्रा, समस्या आदि किसी भी विषय को लेकर निबंध लिखा जा सकता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निबंध निर्धारित शब्द सीमा के अंतर्गत ही लिखा गया हो। निबंध के वाक्य क्रमबद्ध और सुसंबद्ध होने चाहिए तथा विचार मौलिक होने चाहिए। निबंध की भाषा प्रभावशाली और विषयानुकूल हो तथा उसमें विराम चिन्हों का यथास्थान पर प्रयोग किया गया हो। निबंध दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर ही लिखा गया हो। निबंध में दिए गए संकेतों के आधार पर विषय वस्तु अलग अलग अनुच्छेदों में व्यक्त हो। यहाँ कुछ निबंध दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। आपका पहला निबंध है अनुशासन। संभवतः जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां अनुशासन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनु प्लस शासन, इन दो शब्दों से मेल से यह शब्द बना है। अनु साथ और शासन नियम अर्थात नियमों का अनुगमन करना। कोई भी व्यक्ति जिस भी देश काल अथवा वातावरण में रहता है वहां के सामान्य सामाजिक व कानूनी नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासित व्यक्ति व समाज ही सभी प्रकार से प्रगति व विकास द्वारा जीवन को शांत, समृद्ध व सुखी बना सकते हैं। अनुशासनहीन समाज, राष्ट्र, संस्था व व्यक्ति सदैव कुव्यवस्था का शिकार होते हैं। अनुशासन दो प्रकार का होता है, बाह्य व आंतरिक। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। भावी जीवन के निर्माण हेतु विद्यार्थी का अनुशासित होना अत्यावश्यक है। प्रारंभिक अवस्था से ही अनुशासन का पालन करने वाले विद्यार्थी जीवन में कभी असफल नहीं होते। अनुशासनहीनता विद्यार्थी को आलसी, स्वार्थी व किसी सीमा तक कठोर भी बना देती है। वह परीक्षा में परिश्रम किए बिना अच्छे अंक लाने के लिए नकल का सहारा लेता है। कक्षा में अध्यापक की अनुपस्थिति में हुड़दंग मचाता है। देश व समाज की चिंता से दूर वह सिनेमा घरों में अपने बुरे आचरण का सार्वजनिक प्रदर्शन करता है। सिगरेट व मदिरा पान को अपना अधिकार समझता है। विद्यार्थी वर्ग को अनुशासित करने के लिए आवश्यक है कि माता पिता व गुरुजन संतान के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वाह करें। उसे बाल्यकाल से अच्छी शिक्षा व संस्कार दें। बच्चों को अनुशासित करने से पूर्व उन्हें स्वयं भी अनुशासित होना होगा। स्व अनुशासन की भावना विकसित होने पर विद्यार्थी स्वयं ही आंतरिक अनुशासन की ओर अग्रसर होता है। समस्त पृथ्वी व प्रकृति का कण कण भी अनुशासन में बंधा है। सूर्य व चंद्रमा ने भी अपना अनुशासन कभी नहीं तोड़ा। अतः प्रत्येक प्राणी को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन लाने की पहल करनी होगी। अगला निबंध है आपका प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या हमारे आसपास पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। ये सभी पर्यावरण के घटक हैं। इन घटकों में किसी हानिकारक पदार्थ का समावेश हो जाना ही प्रदूषण कहला जाता है। दिन रात सड़कों पर चलते वाहनों व कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं ने आंखों एवं त्वचा के भयंकर रोगों को जन्म दिया है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी शहरों में जगह जगह बसी हुई सैकड़ों झुग्गी बस्तियों, जिनके आसपास गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, ने सारे वातावरण को दूषित कर दिया है। इन झुग्गी बस्तियों में शौच की कोई व्यवस्था ना होने के कारण आसपास के खाली पड़े क्षेत्रों को मूत्र एवं मल त्याग करके गंदा और दुर्गंध युक्त करते हैं। परिणाम स्वरूप इन बस्तियों में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध तथा महिलाएं हानिकारक बीमारियों के शिकार होते हैं। प्रदूषण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। ये प्रदूषण शहरी जीवन के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। सड़कों से धूल धुएं के उठते गुब्बारों के साथ साथ कानों को बहरा कर देने वाला यह शोर हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। आज उपभोग में आने वाली कोई भी वस्तु स्वच्छ और सुंदर शुद्ध नहीं है। प्रत्येक वस्तु में मिलावट की समस्या नागरिकों के स्वास्थ्य को निगल रही है। घी,
दूध, तेल, अनाज, आटा, दाल, सब्जियां आदि सभी खाद्य पदार्थ जिनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता, प्रदूषित और हानिकारक हो चले हैं। ऐसा लगता है मानो जीवन का कोई भी पहलू या हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जो प्रदूषण की चपेट में ना हो। ऐसी स्थिति में नागरिकों का स्वास्थ्य कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? प्रदूषण की बढ़ती हुई ये समस्याएं आज सरकार और नागरिकों के लिए भारी सिरदर्द बनी हुई हैं। इनका इलाज एक ही है कि सभी नागरिक इस समस्या के प्रति पूरी तरह सचेत होकर ना तो स्वयं कोई ऐसा कार्य करें जिससे प्रदूषण फैलता हो और ना दूसरों को करने दें, तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लें। अगला निबंध है आपका वृक्षों का महत्व। हमारी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। ये हमारी धरती का श्रृंगार ही नहीं करते वरन उस पर जीवन को संभव भी बनाते हैं। इनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों और विचारकों ने पेड़ पौधों के महत्व को समझा था। वे कभी हरे भरे पेड़ पौधों को नहीं काटते थे, अपितु खाली पड़ी जमीन पर नए पौधे लगाते थे। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में वनों का इतना महत्व है। हमारे यहाँ नए पौधों को लगाना, इनकी पूजा करना और वन महोत्सव की प्रथा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। इनसे हमें खाने के लिए फल, विश्राम के लिए छाया, रोगों के उपचार के लिए औषधियां, जलाने के लिए ईंधन, शुद्ध वातावरण आदि मिलता है। अतः इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पेड़ पौधों द्वारा जलवायु और वातावरण का संतुलन बना रहता है। इनकी जड़ें मिट्टी को जोड़कर रखती हैं तथा पत्तियां सड़कर ह्यूमस यानी खाद का निर्माण करती हैं। इससे मृदा क्षरण कम होता है और फसलें अच्छी उगती हैं। पेड़ पौधों से वनों का निर्माण होता है, साथ ही वन अनेक वन्य जीवों के आश्रय स्थल भी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने पेड़ पौधों की महिमा का खूब वर्णन किया है। उन्होंने एक पेड़ को 10 पुत्रों के समान बताया है। पेड़ तो प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि अगर पेड़ हैं तो वर्षा होगी, पानी की समस्या नहीं रहेगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में संतुलन बना रहेगा। यदि पेड़ों की संख्या बढ़ा दी जाए तो हम ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से भी बच सकते हैं। प्रगति की ओर बढ़ रहे मानव ने नगर, महानगर, यहाँ तक कि कस्बे और गांव तक में छोटे बड़े उद्योग धंधों के रूप में अनेक छोटी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हैं। उनसे धुआं व तरह तरह की विषैली गैसें निकलकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। पेड़ पौधे इन प्रदूषित गैसों को पर्यावरण में घुलने से रोकते हैं। पेड़ पौधे वह कामधेनु है जिसके बिना जीवन असंभव है। हमारा अस्तित्व इनके बिना नगण्य है। अतः हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर अपनी पृथ्वी को दूषित होने से बचाएं, अन्यथा वह समय दूर नहीं जब पृथ्वी पर जीव का अस्तित्व इतिहास बनकर रह जाएगा। अगला निबंध है आपका स्वास्थ्य और व्यायाम। व्यायाम करने वालों पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण नहीं करता। यह उक्ति चरक संहिता के प्रणेता महर्षि चरक की है। उन्होंने आगे कहा है, शरीर की जो चेष्टा देह को स्थिर करने एवं उसका बल बढ़ाने वाली हो उसे व्यायाम कहते हैं। व्यायाम शरीर की वह क्रिया है जिसे करने से मांसपेशियां, ताकतवर त्वचा और मन प्रसन्न होता है। टॉमसन ने कहा है, आनंद का मुख्य सिद्धांत स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य का मुख्य सिद्धांत है त्वचा चमकदार। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए हमारी परंपरा सदैव प्रेरित करती आई है। ऋषि मुनियों ने योगासन और प्राणायाम सीखे और सिखाए। योग और प्राणायाम द्वारा पंच तत्वों पर विजय पाई। उन्हें पता था कि यह काया नश्वर है, रोग व्याधियां इस पर हमला कर इसे कमजोर करेंगी। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। किसी ने कहा है, निरोगी को वैद्यराज से क्या लेना देना, निरोगी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। व्यायाम तनाव से मुक्ति दिलाकर मन को प्रसन्न करता है। तन और मन प्रसन्न होने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। हंसता खिलता मनुष्य ही धनोपार्जन कर सकता है और इस संसार की लुभावनी वस्तुओं का
उपयोग कर सकता है। प्रत्येक उम्र में व्यायाम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए भाग दौड़ एक उचित व्यायाम है, किंतु थोड़ा बड़े होने पर यही बच्चे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि खेलों को खेलकर व्यायाम करते हैं। थोड़ा बड़ा होने पर ये घूमने जाना पसंद करते हैं, मशीनों से व्यायाम करने के लिए जिम जाते हैं, आपस में खेलों की प्रतियोगिता करते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति सुबह के समय तेज तेज घूमते हैं, आसन और योग प्राणायाम आदि करते हैं, जबकि वृद्धजन धीरे धीरे घूमकर अपनी हड्डियों को गति में रखते हैं। इस प्रकार व्यक्ति जीवन की प्रत्येक अवस्था में व्यायाम करता है, किंतु उसके तरीके भिन्न होते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि व्यायाम स्वास्थ्य की कुंजी है। व्यायाम करने वाला व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, क्योंकि उसके शरीर का प्रत्येक अंग उचित तालमेल से कार्य करता है। वह भोजन पर्याप्त व उचित रूप से करता है। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है, दूसरों की बात सुनता है। व्यायाम से शरीर में अच्छी तरह से रक्त संचार होता है, मांसपेशियों में मजबूती आती है, शरीर हष्ट पुष्ट बना रहता है। स्वस्थ व्यक्ति स्वयं भी हंसता है तथा दूसरों को भी हंसाता है। व्यायाम न करने वाला व्यक्ति आलसी और मोटापे से ग्रस्त हो जाता है। मोटापे और व्यायाम के मध्य शत्रुता होती है। जहां व्यायाम होगा वहां मोटापा हो ही नहीं सकता। व्यायाम न करने वाला व्यक्ति जिद्दी और चिड़चिड़ा बन जाता है। धीरे धीरे शरीर को रोग घेर लेते हैं। लोकमान्य तिलक ने कहा है, शरीर को रोगी और दुर्बल करने के समान कोई दूसरा पाप नहीं। सच है, व्यायाम स्वास्थ्य की दवा है। आइए चलते हैं आगे इसके अभ्यास पर। अब करने की बारी। निम्नलिखित शीर्षकों पर निबंध लिखिए। इसमें आपका पहला शीर्षक है सत्संगति। सत्संगति अर्थात अच्छी संगति, वो हमें किस प्रकार कैसे लोगों के साथ करनी चाहिए। अगला है परीक्षा का दिन, कि जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो उस दिन हमें कैसा लगता है और क्या क्या तैयारियां हम करते हैं। आतंकवाद, प्रथम साक्षात्कार, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, चंद्रयान 3 और वैश्विक आतंकवाद। आप इन सभी शीर्षकों पर अपनी उत्तर पुस्तिका में निबंध लिख लेंगे। धन्यवाद।